पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के जो क्षेत्र को शामिल किया जाता है। पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता। एक जो उत्तर का भाग है, नॉर्थ का पार्ट है, जिसे दार्जिलिंग कहते हैं, ये जो क्षेत्र है वो पर्वतीय भाग में शामिल किया जाता है। और एक पुरुलिया क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठार में शामिल किया जाता है। और जो बचा हुआ सारा पोर्शन जो पश्चिम बंगाल का है वो उत्तर भारत के विशाल मैदान में शामिल किया जाता है। एक बार दोबारा हम करेंगे। इसमें हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र दार्जिलिंग और पुरुलिया क्षेत्र को छोड़कर सारा पश्चिम बंगाल और असम को हम शामिल करते हैं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है और मुख्यतः 3 नदियों से निर्मित ये मैदान है। वो 3 नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के निक्षेप द्वारा जो एक विशाल मैदान बना है उसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इन 3 नदियों द्वारा निर्मित होने के कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अगर हम बात करें गंगा और सिंधु नदी के मुहाने की बात करें, मुहाना होता है माउथ ऑफ रिवर, यानी एंड पॉइंट ऑफ रिवर, जो सबसे अंतिम भाग होता है उसे हम मुहाना कहते हैं। किसी भी रिवर का अंतिम भाग कौन सा होगा? जब वो किसी सागर, समुद्र या खाड़ी में जब अपना पानी गिरता है तो वो जो कोई भी रिवर अपना पानी गिरती है तो वो जो अंतिम भाग होता है वो उसका मुख्य मुहाना या माउथ कहलाता है। तो अगर हम गंगा और सिंधु नदी के मुहाने की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। इस मैप में अगर देखें तो यहाँ पर हमने बात करी सिंधु नदी का मुहाना। जो सिंधु नदी का मुहाना है, सिंधु नदी है वो तिब्बतीय क्षेत्र से निकलती है, जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो क्षेत्र है अरब सागर में जो गिरने वाला क्षेत्र है वो सिंधु नदी का मुहाना कहलाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर भारत का विशाल मैदान का, उसका कुछ पार्ट जो पाकिस्तान में भी है, तो यानी यहाँ पाकिस्तान वाले क्षेत्र को शामिल करते हैं साथ में। और अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा वेस्ट बंगाल की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ चला जाता है। तो ये जो एरिया है जो गंगा रिवर का, ये गंगा का यहाँ पर डेल्टा बनता है और ये जो जब वेव बंगाल में गिरती है तो ये माउथ कहलाता है गंगा रिवर का। तो यानी यहाँ से लेकर अगर इसकी लंबाई यहाँ तक देखें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि इसका कुछ भाग कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यानी 3200 किलोमीटर अगर हम काउंट करते हैं अगर इसकी लंबाई को, तो इसका कुछ भाग पाकिस्तान वाला भी शामिल होता है। अकेले रावी और सतलुज के अगर हम किनारे से अगर हम इसकी लंबाई को देखें तो इसकी जो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है 156 से 300 किलोमीटर है। तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है और कहीं कहीं ज़्यादा। अगर हम असम के मैदान की बात करें तो यहाँ जो इसकी चौड़ाई है वो सिर्फ 90 से 100 किलोमीटर है। और इसका जो पश्चिमी जो भाग है यानी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर हो जाती है। अगर टोटल हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करते हैं, टोटल एरिया की बात करते हैं तो इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। इस मैप में अगर हम देखें तो असम का जो ये मैदान है वो बहुत ही आपको संकीर्ण लगेगा। इसकी जो चौड़ाई है वो 90 से 100 किलोमीटर है। और अगर हम राजस्थान की बात करें यहाँ चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर है। तो अगर यहाँ पर जो रावी नदी यहाँ पर बहती है तो यहाँ से अगर हम बात करें पंजाब से लेकर अगर हम गंगा के डेल्टे तक की बात करें तो इसकी जो टोटल जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, यानी अगर भारत की बात करें तो भारत में इसकी टोटल लंबाई 2400 किलोमीटर है। विशाल मैदान की स्थलाकृतियाँ, अगर हम मिट्टी की विशेषता
और ढाल के आधार पर हम बात करें तो इसकी कुछ क्लासिफिकेशन की जाती है, तो इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको 7 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं: भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड और डेल्टा। ये 7 क्षेत्र का हम वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं? मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर कर रहे हैं। जो सबसे पहला वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? शिवालिक के गिरिपद। गिरिपद होता है शिवालिक का जो दक्षिण का भाग है, यानी गिरि होता है पर्वत और पद होता है उसका फुट ऑफ द हिल, कोई भी हो। यहाँ पर हम कौन सी हिल की बात कर रहे हैं? शिवालिक। शिवालिक का जो फुट है उसके साथ जो लगता हुआ जो क्षेत्र है, जो साउथ का क्षेत्र है, दक्षिण का क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? भाबर प्रदेश कहलाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही कंकरीला है, पथरीला है, बहुत ही यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो पत्थर पाए जाते हैं। तो जब भी कोई रिवर यहाँ पर बहती है तो इन कंकड़ पत्थरों के स्पेस के अंदर से होकर क्या पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, भूमिगत हो जाता है। यानी जो नदियाँ हैं वो ऊपर बहते हुए नहीं दिखती, क्योंकि वो इन पत्थरों के नीचे से होकर बहती है। तो यूँ लगता है कि यहाँ की जो नदियाँ अदृश्य हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई है, भूमिगत हो गई है। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है तराई प्रदेश। भाबर के ही साउथ में जो एरिया आता है, जो दक्षिण में जो भाग आता है, उसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। तराई अगर हम नाम देखें तो पानी से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में ऐसे लग रहा था अंडरग्राउंड हो गई है, वो नदियाँ वापस तराई क्षेत्र में वापस सरफेस पर दिखने लग जाती है, यानी भूतल पर प्रकट हो जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम तराई प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश होने के कारण ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी डेंस्ड भी वन क्षेत्र है। काफ़ी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। समय के साथ क्या हुआ कि इन पेड़ पौधों को काटकर हमने इस एरिया को कृषि क्षेत्र बना दिया है। और इस जो प्रदेश की जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर इसकी जो चौड़ाई है। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश ऊंचा भाग होता है, जिसके ऊंचा होने के कारण यहाँ पर नदियाँ हैं, जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी उस क्षेत्र में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, पास वाले क्षेत्र से ऊंचा होता है। बना हुआ ये जो क्षेत्र है वो नदियों द्वारा ही है, लेकिन पहले बहुत समय पहले बना हुआ होता है। जलोढ़ मिट्टी का अर्थ क्या होता है? जो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसलिए ये नदियों द्वारा तो बना क्षेत्र है, लेकिन बहुत पुराना क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की मिट्टी को हम क्या कह सकते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। और इस क्षेत्र में जो कहीं कहीं जो ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पर जो हाइट है वो 30 मीटर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश नीचा है और यहाँ पर क्या है, बाढ़ का पानी पहुँचता है। और यहाँ पर क्या, बाढ़ का जब पानी पहुँचता है तो हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या है, एक नई मिट्टी डिपॉजिट होती है, एक नई मिट्टी क्या है, बिछती है। और जिसकी वजह से क्या, ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। यानी एग्रीकल्चर दृष्टि से खादर प्रदेश बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। कई बार क्या कंपेयर आ जाता है कि आप तुलना कीजिए खादर बांगर प्रदेश में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हो बांगर प्रदेश ऊंचा प्रदेश है और खादर प्रदेश नीचा है। बांगर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, लेकिन खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। बांगर कम उपजाऊ क्षेत्र होता है और जबकि खादर क्या अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रेहर। बांगर प्रदेश में जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की जाती है, कई बार क्या है, बहुत अधिक पानी हम फसलों को डाल देते हैं या फसलों में हम लगाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन के जो भूमि के जो मिनरल है वो कहीं ना कहीं सरफेस पर आ जाते हैं और एक सफ़ेद नमक की जो लेयर है वो सरफेस पे हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो एरिया है वो सारा कृषि के लिए ठीक नहीं रहता। और इस क्षेत्र को हम रेहर या कल्लर क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है भूड। ये भी बांगर प्रदेश में ही ये जो लैंडफॉर्म देखने को मिलती है।
जब बहुत ज़्यादा इरोजन हो, बहुत ज़्यादा अपक्षय वेदरिंग हो, जिसकी वजह से क्या है, ऊपर की जो सरफेस की एक जो लेयर है वो हट जाती है और नीचे की जो भूमि हमें देखने को मिलती है, नीचे की भूमि कंकरीली होती है। जब ऊपर की फर्टाइल लैंड जब नष्ट हो जाती है तो नीचे कंकरीली भूमि आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वो भूमि कृषि के लिए ठीक नहीं है, कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है और ऐसी भूमि को हम भूड कहते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है डेल्टा क्षेत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और ये जो सुंदरबन का डेल्टा है वो 2 देशों में फैला हुआ है, भारत और बांग्लादेश। और जो भारत में है वो डेल्टे का पुराना भाग है और बांग्लादेश में डेल्टे का नया भाग है। इस मैप में हम ये देखेंगे कि जो इस ऑरेंज कलर की जो आउटर लाइन है ये शिवालिक है और शिवालिक के साथ लगता हुआ जो एरिया है जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। और भाबर क्षेत्र के साथ में जो लगता हुआ 15 से 30 किलोमीटर जो चौड़ा क्षेत्र है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। बांगर क्षेत्र, ये वाला जो इलाका है वो बांगर क्षेत्र में कहलाता है। ये थोड़ा सा ऊंचा भाग है, यहाँ ये नदियों द्वारा ही बना हुआ, लेकिन पुराना क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी मिलती है वो पुरानी जलोढ़ यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। जो ये वाला क्षेत्र है ये नवीन जलोढ़ मैदान से निर्मित है, यानी खादर क्षेत्र। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी है, यहाँ पर इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक इरिगेशन की जाती है, बहुत अधिक सिंचाई की जाती है इस वाले पार्ट में। और जिसकी वजह से क्या है, ये यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होता है और जो नीचे के भूमि के जो मिनरल है वो सरफेस पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक नमक की एक लेयर भूमि के ऊपर जमा हो जाती है और जिसकी वजह से भूमि की जो उपजाऊ जो शक्ति है वो कम होती जाती है और कृषि के लिए ये धीरे धीरे ज़्यादा योग्य नहीं रहती। ऐसी भूमि को हम रेहर या कलर कहते हैं। और जो डेल्टा क्षेत्र है वो हमें इस पोर्शन पे देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर जो इसी वाले डेल्टे को हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, जो 2 रिवर से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ये डेल्टे का जो पुराना भाग है वो वेस्ट बंगाल में है और डेल्टे का जो नया भाग है वो बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है।